हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वह शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, इसमें दोस्तों हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है इसके बारे में दोस्तों देखेंगे। दोस्तों, इसमें वही प्रश्न लिया गया है जो इससे पहले वर्ष में ये प्रश्न पूछे गए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ। इसमें जो पहला प्रश्न क्या पूछा है, शिक्षण से क्या अर्थ है या शिक्षण से क्या तात्पर्य है। ये दोनों प्रश्न दोस्तों पूछ लिया गया था। चलिए इसका हम लोग उत्तर देख लेते हैं। शिक्षण एक क्या है दोस्तों, द्विमार्गी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है। शिक्षण एक क्या है, द्विमार्गी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विचार का आदान प्रदान होता है। शिक्षण का अर्थ क्या है, पढ़ाना, ठीक है, शिक्षा देना तथा ज्ञान देना। शिक्षण का जो अर्थ है वो पढ़ाना, शिक्षा देना तथा ज्ञान देना। अन्य शब्दों में शिक्षण एक क्या है, अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है जो कक्षागत परिस्थितियों में वांछनीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षक तथा विद्यार्थियों के मध्य होती है। अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इसमें क्या प्रश्न पूछा है, शिक्षण की कोई एक परिभाषा बताइए या लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं। रायबर्न के अनुसार शिक्षा में 3 केंद्र बिंदु होते हैं। जो शिक्षा या शिक्षण है उसमें 3 केंद्र बिंदु होते हैं। पहला शिक्षक है, दूसरा बालक है और तीसरा आपका पाठ्य वस्तु है। शिक्षण इन तीनों में स्थापित किया जाने वाला संबंध है। शिक्षण क्या है, इन तीनों कौन कौन से, शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम, स्थापित किया जाने वाला एक संबंध है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। इसमें क्या प्रश्न पूछा है, शिक्षण की 2 विशेषताएं। तो शिक्षण की जो 2 विशेषताएं देख लेते हैं। पहला है अधिगम, मतलब सीखने में सहायक होता है। दूसरा आपका है कौशल क्षमता का विकास शिक्षण के द्वारा, ये इसकी विशेषताएं हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कौन सा प्रश्न है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है या शिक्षण के 2 उद्देश्य लिखिए। चलिए जो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य देख लेते हैं उत्तर में। छात्र की मानसिक शक्तियों का विकास करना तथा छात्रों में स्वयं उचित निर्णय लेने का गुण विकसित करना है। ठीक है, जो शिक्षण का उद्देश्य पहला क्या है, छात्र की मानसिक शक्तियों का विकास करना तथा छात्रों में स्वयं उचित निर्णय लेने का गुण विकसित करना। आप सेकेंड देख लेते हैं। इसमें शिक्षण द्वारा छात्र को अपने आंतरिक एवं बाह्य अनुभवों से सामंजस्य स्थापित करना, ये सब शिक्षण के क्या है, उद्देश्य हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या प्रश्न पूछा है, पुनरावृत्ति के शिक्षण सिद्धांत का क्या महत्व है। चलिए उसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। शिक्षक को छात्रों को, ठीक है, शिक्षक को छात्रों को पाठ के जरूरी भाग को दोहराने का अभ्यास कराना चाहिए। ठीक है, शिक्षक को छात्र द्वारा क्या है, जो पाठ के जरूरी भाग है उनको दोहराने का अभ्यास कराना चाहिए। पुनरावृत्ति के द्वारा प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है, मतलब बार बार किसी चीज़ को आप पढ़ने से या उसको दोहराने से वो ज्ञान अस्थायी रूप से हो जाता है। कठिन पाठ को अधिक बार अभ्यास कराना चाहिए, जो कठिन पाठ है उसको कम से कम 2 से 3 बार अभ्यास कराना चाहिए। एवं सरल पाठ को कम से कम 1 या 2 बार अभ्यास करके भी अच्छी प्रकार समझा जा सकता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न देखेंगे। इसमें क्या है, संप्रेषण से क्या अभिप्राय है। चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। संप्रेषण का अभिप्राय भाव तथा विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान से होता है। जो संप्रेषण का अभिप्राय है भाव तथा विचार के परस्पर आदान प्रदान से होता है। संप्रेषण के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपने भावों, विचारों एवं संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। संप्रेषण के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक जो व्यक्ति होते हैं अपने भाव और विचारों को संदेश के द्वारा आदान प्रदान करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रेषण करने की, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने की, दूसरों की बात सुनने की और विचार विनिमय करने की और अभिवृत्ति, संवेदनाओं, विचारों तथा सूचनाओं एवं ज्ञान के विनिमय करने की प्रक्रिया है। संप्रेषण ये सब क्या है, क्वालिटी है, ठीक है, उसके गुण है। चलिए दोस्तों और हम लोग प्रश्न देख लेते हैं।
संप्रेषण की एक उपयुक्त परिभाषा। तो हम जो डगलर हैं, सॉरी दोस्तों, एडगर हैं, ठीक है, इनके अनुसार देख लेते हैं। एडगर डेल के अनुसार संप्रेषण विचार विनिमय की मनादशा में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। एडगर महोदय बोल रहे हैं कि संप्रेषण क्या है? विचार विनिमय की मनोदशा में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। चलिए दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न देखेंगे। इसमें क्या प्रश्न पूछा है? शैक्षणिक संप्रेषण कितने प्रकार का होता है? तो इसमें जो कितने होते हैं दोस्तों, वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिगत संप्रेषण, दूसरा आपका है सामूहिक संप्रेषण, ठीक है, शैक्षिक संप्रेषण के प्रकार। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इसमें क्या पूछा है? संप्रेषण के 2 प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो जो 2 प्रकार हैं या इसमें पूछा गया है एक और प्रश्न, संप्रेषण के प्रकार, ठीक है। तो पहला है शाब्दिक संप्रेषण, दूसरा है अशाब्दिक संप्रेषण। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इसमें क्या प्रश्न पूछा है? वैयक्तिक संप्रेषण का क्या उद्देश्य है? चलिए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। वैयक्तिक संप्रेषण के निम्नलिखित उद्देश्य। पहला देख लेते हैं, छात्रों की विशिष्ट योग्यताओं एवं व्यक्तित्व का विकास करना, ठीक है। जो व्यक्तिगत संप्रेषण का पहला विशेषता है कि छात्रों की विशिष्ट जो योग्यताएं हैं एवं उनका जो व्यक्तित्व है उसका विकास करना। और सेकेंड क्या है? छात्रों की क्रियाशीलता का अवसर प्रदान करना, मतलब छात्र खुद करके सीखने का एक अवसर प्रदान करना। जो आपका थर्ड है, विशिष्ट बालकों को भी उनकी रुचियों के अनुसार किसी क्षेत्र में आगे बढ़ाना। जो आपका चौथा है, साधारण छात्रों को भी व्यक्तिगत संप्रेषण प्रदान करना। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। इसमें क्या प्रश्न पूछा है? शिक्षण के किन्हीं 2 सूत्रों का उल्लेख कीजिए। तो शिक्षण के जो पहला सूत्र है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो दोस्तों इसका जो सूत्र का अर्थ है कि बच्चे को पढ़ाने से पहले बच्चे को जो चीज़ पहले से उसको मालूम है, जो बच्चे को ज्ञात है, आगे वो बातें बतानी चाहिए और उसी को एक बेस बना के उसको अज्ञात की ओर ले जाना चाहिए। दूसरा आपका है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इसे दोस्तों हम लोग मूर्त से अमूर्त की ओर भी कहते हैं। जैसे सामने को बच्चे को जो पहले सामने दिख रहा है, पहले उसके बारे में उसको ज्ञान देना चाहिए और उसी का आधार बना के बच्चों को अमूर्त चीज़ों का भी ज्ञान देना चाहिए जो वो नहीं देख पाते हैं। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट प्रश्न। इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि सामूहिक संप्रेषण के 2 दोषों का उल्लेख। जो सामूहिक संप्रेषण इसके जो क्या है दोष हैं उसका उल्लेख करना है। तो पहला उसका दोष क्या है? इस विधि में व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। जो सामूहिक संप्रेषण के दोष में पहला है, इस विधि में क्या है? जो व्यक्तिगत भिन्नता इसका ध्यान नहीं दिया जाता है, सभी को एक समान शिक्षा प्रदान की जाती है, ये पहला दोष है। दूसरा दोष क्या है? यह विधि कक्षा केंद्रित होती है जबकि शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है? शिक्षक केंद्रित होता है, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए? शिक्षा बाल केंद्रित होना चाहिए। अब हम लोग अगले प्रश्न देखेंगे। इसमें क्या प्रश्न पूछा है? शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत से क्या आशय है? शिक्षण में अभी जो प्रेरणा सिद्धांत है उसके आशय पूछ रहा है। चलिए उसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। प्रेरणा वह प्रक्रिया है जो समस्त प्रकार के अधिगम मतलब शिक्षण को प्रारंभ करती है। प्रेरणा वह प्रक्रिया है जो समस्त प्रकार के शिक्षण या अधिगम को प्रारंभ करती है, जारी रखती है एवं पूर्ण होने तक यह चलती रहती है। इसमें और देख लेते हैं। शिक्षक को चाहिए कि वह प्रेरक तत्वों द्वारा अधिगम को रुचिपूर्ण बनाए ताकि प्रभावी संप्रेषण संभव हो सके। एक अध्यापक को चाहिए कि वह प्रेरक मतलब जो प्रेरक तत्व हैं उसके द्वारा अधिगम क्या वो रुचिकर मतलब इंटरेस्टिंग बनाए, ठीक है, ताकि क्या हो संप्रेषण प्रभाव ढंग से अच्छा हो। एक बार प्रेरित होने के बाद सीखने की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है और इसी में शिक्षण की सफलता निहित होती है, ठीक है। अगर एक बार किसी बालक को आप प्रेरित कर देंगे तो वो सीखने में तीव्र हो जाएगा, उसको अच्छे से सीख लेगा और यह शिक्षण की एक सफलता है इसमें, ठीक है, निहित है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न देखेंगे। मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र से क्या अभिप्राय? दोस्तों इसके बारे में मैंने जिक्र किया था। चलिए इसमें हर्बर्ट स्पेंसर है, इनके द्वारा देख लेते हैं। इन्होंने
इस सूत्र को अपनाने पर विशेष बल दिया है। इस सूत्र के अनुसार शिक्षक द्वारा पाठ का प्रारंभ मूर्त वस्तुओं से किया जाए एवं उनका अंत अमूर्त बातों से हो। मतलब कि जो चीज़ें आपके सामने दिखाई दे रही मूर्त वस्तुएं, उससे प्रारंभ करना चाहिए और जो इसका अंत है जो अमूर्त, जो आपको दिखाई नहीं दे रही, बच्चे कल्पना करके उसको देखें तो वहाँ तक आपको ले जाना चाहिए। इस सूत्र को स्थूल से सूक्ष्म की ओर नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे, इसमें क्या प्रश्न दिया है कि त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में शिक्षा के 3 केंद्र कौन से हैं। तो जो त्रिमुखी प्रक्रिया के जो शिक्षा के 3 केंद्र है, पहला है शिक्षक, दूसरा है शिक्षार्थी और तीसरा आपका पाठ्यक्रम या इसको पाठ्यवस्तु के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इसमें क्या प्रश्न पूछा है, शिक्षा के तीनों केंद्रों में आपसी सामंजस्य कैसे होता है। तो दोस्तों वो कैसे होता है, आपसी सामंजस्य शिक्षण द्वारा होता है। ठीक है, जो शिक्षण इसी के द्वारा आपसी सामंजस्य होता है। अब अगले प्रश्न इसमें क्या पूछा है कि पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र है इसका अभिप्राय क्या है। तो पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का अभिप्राय बालक के समझ में आने वाली पूर्ण पाठ वस्तु या तथ्यों को एक एक साथ प्रस्तुत कर धीरे धीरे उन्हें अंशों के ज्ञान की ओर अग्रसर करना। ठीक है, जैसे दोस्तों क्या है कि जैसे मान लीजिए एक पेड़ है, तो बच्चों को सबसे पहले उस पेड़ को दिखाना चाहिए, फिर उसके हर एक जैसे डाली है, पत्ता है, वैसे वैसे करके एक एक पार्ट को उसको डिवाइड करके उनको समझाना चाहिए ताकि बच्चा उसको अच्छे से समझ सके। पहले पूरे इसके सबसे पहले उसका पूरा हिस्सा दिखाना चाहिए, जो उसका अंश है, एक एक भाग है उसको बताना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, इसमें प्रश्न पूछ लिया कि अध्यापन आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक होना चाहिए, इस कथन से क्या अभिप्राय है। चलिए देख लेते हैं। अच्छे शिक्षण में संप्रेषण आदेशात्मक न होकर क्या होना चाहिए, निर्देशात्मक होना चाहिए। अर्थात शिक्षक को अपने कौशल से ही ऐसी परिस्थितियां या वातावरण का निर्माण करना चाहिए। ठीक, एक शिक्षक को अपने जो कौशल हैं, जो उनके पास ज्ञान है, उससे एक ऐसा वातावरण या ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना चाहिए ताकि जिसके अनुसार छात्र सहज ही गुण ग्रहण कर सके, मतलब छात्र उस चीज़ को आसानी से सीख सकें। अब अगले प्रश्न में हम लोग देखेंगे, इसमें प्रश्न पूछा है कि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षक या दोस्तों शिक्षण सूत्र का अभिप्राय। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षक सूत्र का ये दोस्तों हो चुका था, इसको अभी हम लोग किए हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, ये भी दोस्तों हो गया, 2 बार आ गया था। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि शिक्षण में रुचि के सिद्धांत से क्या आशय है। चलिए उसका उत्तर देख लेते हैं। शिक्षण में रुचि के सिद्धांत से आशय बालक में अधिगम के लिए रुचि उत्पन्न करने से है। ठीक है, जो रुचि का सिद्धांत है, इसका जो आशय है कि एक बच्चा में किसी भी चीज़ को लेके उसके अंदर रुचि उत्पन्न करना है। अर्थात जब बालक में किसी पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है तो उसके लिए उस पाठ का सीखना सरल हो जाता है। मतलब कि किसी भी छात्र को अगर किसी भी विषय में या किसी भी पाठ में अगर वो बच्चा के अंदर रुचि या इंटरेस्ट पैदा हो जाता है तो उस पाठ को ईजिली, मतलब आसानी से वो सीख सकता है। अब दोस्तों देखिए, ये वीडियो मेरा यहीं पे कंप्लीट होता है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कर दीजिएगा।